अस्सलाम वालेकुम बच्चों। कैसे हो आप? ठीक हो? आई होप कि आप सारे ठीक होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट करे हैं, ठीक है। तो आज हम आगे जाएंगे और सॉल्यूशंस में हम आज जो कंसंट्रेशन टर्म के बाद जो टॉपिक्स हैं आपके वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए, ठीक है ना। नाउ दिस इज सॉल्युबिलिटी। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स, गैसेस का बाद में पढ़ेंगे, पहले सॉलिड्स पढ़ेंगे। तो आपको लग ही रहा होगा कि मैंने ऊपर हेडिंग डाली है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। उसका क्या मतलब है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड? इसका मतलब जब आप सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कौन से फैक्टर्स इसमें भी पढ़ेंगे हम, कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी पे। लेकिन एज यूजुअल हमें पता होना चाहिए पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है। शाबाश, आप में से कोई बता सकता है सॉल्युबिलिटी क्या है? वेरी गुड, बताएं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। वेरी गुड। सॉल्युबिलिटी को हम कैसे समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल एक बीकर लेता हूँ, नो ये मेरे पास एक बीकर है जी, ठीक है जी। उसके बाद मैं इस बीकर के अंदर क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर सोल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। फर्स्टली आई विल जस्ट ऐड सॉल्वेंट, मैं यहाँ से ऐड करूँगा सॉल्वेंट, और एज यूजुअल हम यहाँ पे ऐड करेंगे सल्यूट, ठीक है जी। अब हम ये बात करते हैं कि इस सॉल्वेंट के अंदर जब हम ऐड करते जाएंगे सल्यूट सल्यूट, अब कब तक ये सल्यूट इसके अंदर ऐड होता जाएगा और जिस लास्ट पॉइंट पे मैक्सिमम अमाउंट में कोशिश हम करेंगे कि हम समझेंगे कि मैक्सिमम अमाउंट में जितना ज़्यादा से ज़्यादा सल्यूट इस सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाए, डिजॉल्व। तो इसी को हम बोलेंगे कि इसकी तब तक उस पॉइंट पे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी आई होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है मैं समझा देता हूँ। अगर हम NaCl को मान लीजिए 100 ml में डिज़ोल्व करें, पानी हमने कितना लाया 100 ml, तो ओनली 100 ml में आपके 36 ग्राम्स अप्रोक्सीमेशन डिज़ोल्व होते हैं। तो इसका मतलब 36 के बाद आपका डिज़ोल्व नहीं होगा 100 ml में, है कि नहीं। और 36 से बिलो 35, 34, 33, ठीक है जी। तो इसके बाद अगर आप 100 ml में से लोगे 34 ग्राम सपोज, इसका मतलब अभी भी इसके अंदर है पोटेंशियल 35, 36, 2 ग्राम और भी है। तो यहाँ तक इसकी यहाँ इस पॉइंट पे इस NaCl के अंदर इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में 100 ml में मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। तो आई होप जो मैं समझा जा रहा हूँ तो वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम मैंने यूज़ किया वर्ड मैक्सिमम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, कम से कम ज़्यादा से हम बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, ठीक है, दैट कैन बी डिजॉल्व, जिसको आप डिजॉल्व करोगे, दैट कैन बी डिजॉल्व किसके अंदर, डिजॉल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक सॉल्वेंट के अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम और मैक्सिमम से सल्यूट कितना हम ऐड करें और उस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है जी। नाउ इससे पहले कौन से फैक्टर्स यहाँ पे इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है ना। जब हम सॉलिड को हमने यहाँ पे सल्यूट सपोज शुगर डाला है जी सॉल्वेंट के अंदर, तो इसके बाद क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, कौन से फैक्टर्स इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप ये टर्मिनोलॉजी समझते हो? पहली टर्मिनोलॉजी है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन, नाउ कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन होता क्या है? सिंपल है, डिसोल्यूशन होता क्या है सिंपली। अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से फिर से कोई बीकर लेते, एग्जांपल के तौर पे यहाँ से बीकर है, ठीक है। हमने इनिशियली यहाँ पे सॉल्वेंट ऐड किया, वाटर डाला, मान लीजिए वाटर ऐड किया, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम ऐड क्या करेंगे, हम इसके अंदर सल्यूट ऐड करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, धीरे धीरे आप इसके अंदर जितना सल्यूट ऐड करते जा रहे हो तो सल्यूट के अंदर कंसंट्रेशन क्या हो रही है? वेरी गुड, सल्यूट के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। अब सॉल्वेंट के अंदर आप शुगर डाल रहे हो तो शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो जो इसका मतलब डिसोल्यूशन नहीं होता है कि इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन के अंदर। धीरे धीरे सल्यूट
की कंसंट्रेशन सोल्यूशन के अंदर बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन कितना बढ़ेगा, एक पॉइंट पे, वो मैं बाद में बोलूँगा, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। आई होप ये आप सिंपल है, ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके अपोजिट में एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, वेरी गुड। अब बताओ व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है। तो क्रिस्टलाइजेशन क्या चीज़ है, ठीक है जी। अब ये इसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, ये एक और एग्जांपल लेता हूँ बीकर के अंदर, ठीक है जी। अब समझो क्रिस्टलाइजेशन क्या है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या डाला है, आपने यहाँ पे डाला है सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसके अंदर सॉल्वेंट पार्टिकल्स है कि नहीं, सॉल्वेंट। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इसके अंदर ऑब्वियसली सल्यूट भी ऐड किया है कि नहीं, सल्यूट। तो सल्यूट धीरे धीरे इसके अंदर डिजोल्व हो रहा है, डिजोल्यूशन हो रही है, इसकी सल्यूट की कंसंट्रेशन इसके अंदर क्या इंक्रीज हो रही है कि नहीं, इंक्रीज। अब एक पॉइंट ये आएगा, एक ये पॉइंट है, जब आप फिर से ऐड करोगे इसके अंदर, क्या ऐड करोगे, सल्यूट ऐड करोगे, है कि नहीं, सल्यूट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जो सल्यूट के अंदर पार्टिकल्स ऑलरेडी, जो डिजोल्व पार्टिकल है, मैं डिजोल्व की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी डिजोल्व पार्टिकल है और जो ये सल्यूट है, ठीक है ना, ये सल्यूट पार्टिकल्स और डिजोल्व पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब इनको मैं मान लेता हूँ ये सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स हैं, दीज आर सॉलिड सल्यूट पार्टिकल्स, और ये सल्यूट किसके अंदर, इन सोल्यूशन के अंदर थे, ये वाले इन सोल्यूशन। इसका मतलब जब कोल्यूजन होगा बाहर के सॉलिड सल्यूट पार्टिकल जब आप इसमें डालोगे, ऑलरेडी आपने ऐड आधा किया होगा सल्यूट, है कि नहीं। तो जो सोल्यूशन के अंदर इन सल्यूट और इन सल्यूट के अंदर जो कोल्यूजन होता है, तो देयर ऑकर्स द प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब सेपरेट होता है, और वो इसको धक्का देता है और नीचे गिरा देता है, दैट्स वाई क्रिस्टलाइजेशन। तो दैट मीन्स प्रेसिपिटेट्स आउट। आई होप जो मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक सिंपल याद करना है, जो सोल्यूशन के अंदर होगा ये पार्टिकल, और जो बाहर से आप डाल रहे हो सल्यूट के, इनको मैंने नाम दिया है सॉलिड सल्यूट पार्टिकल। इनके दरमियान क्या होता है, इनके दरमियान मान लीजिए, हाँ दिस इज़ क्या होता है इनके दरमियान, वेरी गुड, क्लूजन होता है, ठीक है। और ये कोलाइड होके प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, दैट मीन्स बॉटम में गिर जाते हैं, ठीक है जी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, दैट मीन्स प्रेसिपिटेटेड आउट, पीपीटी, प्रेसिपिटेटेड आउट होते हैं, ये प्रेसिपिटेटेड आउट होते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप समझोगे, सर आपने बोला डिसोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन में कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, कब तक इंक्रीज होगा, क्या जितना डालते जाओगे उतना कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, एक बात। दूसरी बात, क्रिस्टलाइजेशन, क्या सारे पार्टिकल्स ये कोलाइड करने के बाद अब सेपरेट होंगे, सेपरेट आउट होंगे। अगर ये सेपरेट आउट होंगे मीन्स प्रेसिपिटेट आउट होंगे, फिर तो बचा ही नहीं, अलग हो जाएगा। अब ये कहाँ तक रुकेगा, ठीक है। अब एक टाइम ये होता है नाउ, अब ये टाइम, ये एक बीकर है, ये एक बीकर है, देखो इसके दरमियान एक चीज़ हमें दिखाई को देता है, नाउ सी क्या दिखाई दे रहा है, नाउ ये आपका एक सॉल्वेंट है जी, ये आपका एक सॉल्वेंट है, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने ऐड करा है, इसके अंदर आपने ऐड किया है सल्यूट, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है, सल्यूट। अब एक टाइम वो आएगा, सुनो मेरी बात, अब ये एक टाइम वो आएगा जब आपके पार्टिकल्स इसके अंदर डिजोल्व होंगे। कौन सा पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल्स, जितने नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सल्यूट इन सोल्यूशन, जितना नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स सोल्यूशन के अंदर रहेंगे, उतने ही नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स आउटसाइड इन सोल्यूशन, उतने ही बाहर जाएंगे। तो इसका मतलब सर क्या समझाने वाले हो, सर हम ये समझाने वाले हैं कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन होगा, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पॉइंट पे डिसॉल्व होंगे, उतनी रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उतने ही पार्टिकल्स बाहर निकलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ खास चीज़ आया है, कौन सा चीज़, यहाँ से आया है इक्विलिब्रियम। लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। सर ये क्या होता है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे आ जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या समझते हैं, जहाँ पे दोनों कंडीशन सेम हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। अब डायनामिक क्या, क्योंकि ये प्रोसेस चलती है और हमें दिखाई देता है ये स्टॉप है, लेकिन ये चलती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखें तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली लेता है। इसका मतलब जितने पार्टिकल्स इसके अंदर डिजोल्व होते हैं, उतने ही पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बनाते हो शुगर वाटर, एग्जाम्पल शुगर वाटर, उसके बाद आपने कुछ पार्टिकल शुगर डाले उसके अंदर, ठीक है ना। जब आप पहले 2 चम्मच 3 चम्मच डालोगे वो डिजोल्व होंगे, फिर जब आप 5
6 चम्मच डालोगे तो वो नहीं डिजोल्व होगा। उसके बाद डिजोल्व ही नहीं हो रहा है। असल में क्या हो रहा है, वो पार्टिकल जो नीचे रहते हैं ना वो ऊपर सोल्यूशन में जाके खुद ही डिजोल्व होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। असल में उनके अंदर मैकेनिज्म प्रोसेस चलती रहती है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि ये डिजोल्व नहीं हो रहे हैं। वो पार्टिकल्स फिर से सोल्यूशन में आके डिजोल्व हो रहे हैं, उसके बाद वो पार्टिकल्स फिर से बाहर निकल के सेपरेट आउट होते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पे हमें रेट ऑफ इक्विलिब्रियम लगा है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आई बात? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद हमें कुछ और प्रोसेस यहाँ पे जानने की ज़रूरत होगी। नाउ एक हम पढ़ेंगे व्हाट इज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो इधर। नाउ व्हाट इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? नो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है जी। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बना दिया यहाँ पे कोई बीकर, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपने क्या डाला है, पहले सॉल्वेंट डाला है, ठीक है। अब आप बाहर से क्या डाल रहे हो, बाहर से आप डाल रहे हो सोल्यूट, ठीक है जी। आपने ऐड क्या करना है, सोल्यूट। अब आपने 1 2 3 चम्मच डाला, गिवन क्वांटिटी आपने क्या लिया है, तो इतना पानी तो नहीं लोगे एक समंदर के साइड से, नहीं ना। तो दिस इज, ये आपका सॉल्वेंट है, गिवन आप सोल्यूट डाल रहे हो। आपने सपोज मान लीजिए इसकी मैक्सिमम सॉलेबिलिटी अप टू 3 स्पून तक है, तो आपने 3 चम्मच इसके अंदर डाला है, ठीक है। तो वो अच्छे से डिजोल्व, इसका मतलब इसमें सोल्यूट डिजोल्व हो रहा है, तो ये आपका सोल्यूशन अभी क्या कहलाता है, ये कहलाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, दो सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन होते हैं इन विच, जिसमें आपका सोल्यूट डिजोल्व होता है, इन विच मोर एंड मोर एंड मोर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चलता जाएगा, मोर एंड मोर सोल्यूट गेट्स डिजोल्व। तो इसमें ये सोल्यूट क्या डिजोल्व होता जा रहा है। तो अभी ये हमारे पास कौन सा सोल्यूशन है, अनसैचुरेटेड एट, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। बट टेम्परेचर जो पहले रखा है ना वही रखना है, क्योंकि अगर आप बीच में टेम्परेचर चेंज करोगे तो कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। चलो पर्टिकुलर टेम्परेचर। उसके बाद इसके रेस्पेक्ट में हम एक और टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन। बता दीजिए आप, अगर आपको वो ऊपर समझ में आता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है जी। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, आपने 3 चम्मच डाला तो ये तो डिजोल्व हो रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल आपने जब 4th चम्मच डाला, स्पून ऐड किया इसमें शुगर, तो अब वो डिजोल्व नहीं हो रहा, अब वो नीचे आ रहा है इधर, तो अब की बार ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है, ठीक है ना। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन को फिर आप उल्टा लिखो, इन विच नो मोर सोल्यूट गेट्स dissolved, no more solute gets dissolved, solute gets dissolved। इसका मतलब सर क्या है, इसका मतलब यहाँ पे अब उसके बाद इसका सैचुरेटेड पॉइंट आया है, सैचुरेटेड पॉइंट आया है, इसका मतलब अब उसके बाद सोल्यूट डिजोल्व नहीं होगा। बात समझ में आई? तो मैंने आपको डिसोल्यूशन समझाया। डिसोल्यूशन मीन जब आप ऐड करते हो सोल्यूट किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, उस सोल्यूट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे सोल्यूशन के अंदर बढ़ रही है, ये डिसोल्यूशन है। क्रिस्टलाइजेशन इसका अपोजिट में है, कुछ बाहर के सॉलिड पार्टिकल्स अंदर के सोल्यूट के साथ कोलाइड करके बाद प्रेसिपिटेट आउट होते हैं। उसके बाद मैंने बोला ये प्रोसेस अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चलते हैं जब इनके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाता है जी, ठीक है जी। उसके बाद मैंने पढ़ा ये दो, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपको मोर एंड मोर सोल्यूट डिजोल्व होता है, और जब इसका सैचुरेटेड पॉइंट आएगा तब ये सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है, जिसमें आप गुंजाइश नहीं है कि सोल्यूट को अब ओवर डिजोल्व होने की, ठीक है। दिस इज वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रिगार्डिंग सोल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। अब एक और भी होता है, ये दोनों पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करेंगे। एक और होता है, कभी आप फॉर एग्जांपल आप इसके नीचे आपका सोल्यूट बैठ गया कि नहीं, अभी आप ऐड कर, अभी अगर आप टेम्परेचर दोगे ना, क्योंकि वी नो वाटर के अंदर गैप्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्पेसेस खुल जाएंगे किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो वहाँ से एक सोल्यूशन बनता है, उसमें ये थोड़ा सा भी डिजोल्व होगा, वो होता है सुपर सैचुरेटेड, जहाँ पे आप टेम्परेचर थोड़ा सा इन दोनों से ज़्यादा कर लोगे, ठीक है। तो ये इट वाज रिगार्डिंग अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी सच अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पे होगी कि सैचुरेटेड सोल्यूशन पे? शाबाश, आंसर मी फास्ट, वेरी गुड। बताओ, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पे सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी सैचुरेटेड? ऑब्वियसली बात है, जो सॉल्युबिलिटी होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करते हैं मैक्सिमम, इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। मैं भूल गया हूँ, इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ठीक है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो इसका मतलब ये इतना ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दिस कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट कहाँ तक, कब, किस पॉइंट पे ज़्यादा डिसॉल्व हुआ होगा, सैचुरेटेड पॉइंट पे। इसका मतलब जब सैचुरेटेड पॉइंट आता है, जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है उसके अंदर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेटेड में अभी जगह है, अभी आप डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब वैकेंसी फुल है जी, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी
आ जाती है। तो ये भी आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी किस सोल्यूशन पे पहुंचती है, सैचुरेटेड सोल्यूशन पे। नोट डाउन फास्ट। शाबाश, वेरी गुड, लिख लो। चलो मैं इसको इरेज करता हूँ। तो नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, अब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। नाउ ये तो बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया था। नाउ फैक्टर्स, फैक्टर्स on which solubility on which solubility of factors on which solubility of solid depends। अब कौन से फैक्टर्स है जिनसे solubility of solids डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, solubility of solids डिपेंड्स। इसका मतलब ये तो खुद ही पता है, अंडरस्टूड है कि हम सॉलिड्स को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, ठीक है ना, हम पढ़ते हैं यही solubility of solids in liquids। अब कौन कौन सा है, शाबाश बताओ, वेरी गुड। पहला कौन सा होगा, नेचर ऑफ, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये बहुत बेसिक है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पहला फैक्टर ये रहेगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। नाउ व्हाट डज इट मीन। अब देखो बहुत बेसिक से मैं समझा रहा हूँ कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, ठीक है, इससे पहले ये आपको समझ में आए कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है जी। अब मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पोलर एंड नॉन पोलर। देखो पोलर एंड नॉन पोलर को हम कैसे पहचानें, ठीक है। पोलर कंपाउंड्स कौन से होते हैं, लाइक वाटर आपका पोलर है, ठीक है जी। और नॉन पोलर में कोई एग्जांपल बताओ, बेंजीन, या आपका नॉन पोलर, ये सॉल्वेंट है। इसी तरह सोल्यूट भी होता है, ये भी सॉल्वेंट है, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में बोलूँ पोलर कंपाउंड्स एंड नॉन पोलर। अब इसमें आप कैसे ढूंढोगे, इसमें आपको पता होता है कि ये ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी, लाइक वाटर इस तरह बेंड शेप होता है वाटर के अंदर, ठीक है ना, इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा, तो ये 2 नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये तो बेसिक है, ठीक है जी, ये पता होना चाहिए, बेसिक है। इसका मतलब डाइपोल आ गया, और जिसके अंदर दो डाइपोल्स आते हैं वो पोलर ही होता है, क्योंकि पोल्स आए। और बेंजीन में आपका जो C6H6, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ही नहीं, डिफरेंस उतनी, तो डिफरेंस नहीं है तो डाइपोल नहीं आएगा, डाइपोल नहीं है तो ये सीधे नॉन पोलर है, ठीक है जी। अब इसमें आप सिंपली, मैं शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है, जो आपको बेसिक काम आएगा। इसमें आप एक प्रिंसिपल होता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक प्रिंसिपल, वही आप याद करो। दिस इज लाइक डिजोल्व्स लाइक प्रिंसिपल, लाइक डिजोल्व्स लाइक प्रिंसिपल, ठीक है जी। व्हाट डज इट मीन, लाइक डिजोल्व्स लाइक मीन्स जो आपका पोलर, बच्चों याद करो, जो आपका पोलर सॉल्वेंट होगा जी, ठीक है जी, वो डिजोल्व पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सोल्यूट ही डिजोल्व होगा मेजॉरिटी केस में। उसके बाद जो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा उसके अंदर वो अंदर डिजोल्व होगा नॉन पोलर सोल्यूट, ठीक है जी। मतलब पोलर सोल्यूट विल डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सोल्यूट विल डिजोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। इट इज गवर्नड बाय लाइक डिजोल्वर्स लाइक प्रिंसिपल, ठीक है जी। अब एग्जांपल सर समझा दीजिए ऑब्वियसली, ठीक है। अगर मैं बोलूँ दिस इज अगर मैं बोलूँ NaCl डिजोल्व इन वाटर, ठीक है जी। उसके बाद वाई लाइक नेप्थलीन, बताओ नेप्थलीन बॉल्स पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं? नो सर, ये नहीं होता है। फिर ये किसके अंदर डिजोल्व होते हैं? शाबाश बताओ, वेरी गुड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में ये डिजोल्व होगा। तो क्यों सर? क्योंकि ये नॉन पोलर नहीं है, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है, और ये क्या होता है, ये भी पोलर सोल्यूट है, पोलर है ना ये, इसमें भी चार्जेस है। और ये नेप्थलीन होता है नॉन पोलर ऑर्गेनिक, तो वैसे ये वाला नॉन पोलर, और ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर, ठीक है जी। इसका मतलब लाइक डिजोल्व्स लाइक। अब आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन है। देखो इसको ऑर्डर में बोलो कि इसमें से सॉल्युबल कौन ज़्यादा होगा। आपको क्वेश्चन दिया है एक सॉल्वेंट लिया है इसने, साइक्लोओक्टाटेरिन, ठीक है ना, जिसके 8 फेसेस हो साइक्लोफेज में, साइक्लोओक्टेन। अब उसके बाद इसने बोला
कि इसमें से डिजोल्व जल्दी कौन होगा, ऑर्डर बताना है, ठीक है। ए पार्ट आप ले लो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, दूसरा ले लो KCl, ये ले लो C2H5OH, ठीक है। उसके बाद ले लो CH3COOH। चलो मुझे आंसर दो जल्दी जल्दी, शाबाश। कौन सा डिजोल्व जल्दी होगा, शाबाश, वेरी गुड, मेक फास्ट। शाबाश, ठीक है, ज़बर बताओ, वेरी गुड। उसके अंदर ये दिया है, तो अब चेकिंग कि CN दिया है, साइनाइड दिया है। चलो बताओ, वेरी गुड। अब बताओ पहले सॉल्वेंट आपको पहले चेक करना है, ये पोलर है कि नॉन पोलर। सर साइक्लो ऑक्टेटेरिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये नॉन पोलर होगा, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ठीक है। अब आप देखो, अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, पहले इन चार में से देखो सबसे ज़्यादा इसके अंदर कौन सा डिजोल्व होगा। ऑब्वियसली बात है, पहले साइक्लोहेक्सेन सबसे ज़्यादा डिजोल्व होगा, तो ये मोर सॉल्युबल होगा, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये नॉन पोलर सोल्यूट। उसके बाद बताओ KCl पोलर हो, पोलर है ना KCl। उसके बाद ये तो पोलर है, ये तो सबसे लास्ट में लेस सॉल्युबल होगा, तो ये लास्ट में आ जाएगा KCl। अच्छा, कौन सा पार्ट है ये, B पार्ट, ये तो लास्ट में आएगा, ठीक है। अब इन दो में देखो C2H5OH CH3 साइनाइड, ये साइनाइड है, ये ऑक्सीजन है। ऊपर देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है जी, है कि नहीं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, डिफरेंस ज़्यादा आएगी, और जितनी ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा आएगी ये पोलर होगा। और इसमें साइनाइड में उतनी डिफरेंस नहीं, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन। इसका मतलब पहले D आएगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा कौन सा पार्ट आएगा, C, ठीक है। तो मोर सॉल्युबल विल बी A, ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। उसके बाद D, उसके बाद ये होगा, उसके बाद C होगा, उसके बाद सबसे कम कौन सा होगा, लास्ट पे KCl होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मोर सॉल्युबल ये। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे इसको एक दो बार रिपीट वीडियो देखो तो फिर आपको समझ में आया होगा, यहाँ से आना लगेगा, ठीक है ना, शाबाश। नो, उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक ही क्लियर कर लूँ, ताकि आप बोर भी नहीं होगे बड़े बड़े वीडियोस ड्यूरेशन। मुझे पता है थोड़ा ऑनलाइन पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेसिक की टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, और किस पे, टेम्परेचर पे। देखो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इसमें मैं बेसिक रूल बताऊंगा टेम्परेचर पे क्या है। देखो इसमें टेम्परेचर क्या, अगर आप फॉर एग्जांपल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर आपने सोल्यूशन बनाया, उसमें एक सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूट ऐड किया और सॉल्वेंट लिया, कोई भी लिक्विड, लाइक आपने शुगर वाटर बनाया, और अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, क्या शुगर इसके अंदर ज़्यादा घुल जाएगा, क्या कम घुल जाएगा, क्या इन सोल्यूशंस पे असर पड़ेगा टेम्परेचर से, ठीक है ना। तो इसमें वेरिएशन आता है, टेम्परेचर में इंक्रीज भी हो सकता है। टेम्परेचर इंक्रीज, ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सॉल्युबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा, सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज, देखो दोनों, सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब सर ये क्या लोचा है, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, लोचा क्या है। सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज, या तो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करते जाओगे। सर ये क्या, इसका मतलब यहाँ से आपको केसेस पढ़ने, ठीक है जी। अब समझो क्यों, क्योंकि ये सारा आपका डिपेंड करेगा, ये इसका केस डिपेंड करता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे। Now this is here the enthalpy of solution. Enthalpy of solution क्या होता है, दैट्स ए डेल्टा एच। ये सारा केस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच पे। तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। सर ये किस पे डिपेंड करेगा, ये हीट चेंज, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी होता है ना हीट चेंज, डेल्टा एच पे डिपेंड करेगा। तो हमें सोल्यूशन का डेल्टा एच निकालना है, ठीक है, और हमें उसी हिसाब से पता चलेगा डेल्टा एच यहाँ तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, उसी हिसाब से हमें सॉल्युबिलिटी भी पता चलेगी, कम होती है कि ज़्यादा। फर्स्ट राइट डाउन, शाबाश, उसको कंप्लीट करो। सी है, पहले हम केस लेंगे जिसके अंदर सॉल्युबिलिटी, देखो मैं इसके केस बनाता हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड सॉल्यूशंस, कुछ भी लिखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इंक्रीजेस। पहले हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये पहला पार्ट है। देखो इसमें क्या याद करोगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूशंस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
एग्जाम्पल आप कोई भी ले लो, ठीक है ना, लाइक अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल आप बुक से देखो। ये वो सब्सटेंस हैं जिनको जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि ये डिपेंड करता है किस पे, वेरी गुड, ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पे। क्योंकि इन वाले सब्सटेंसेस में जो ये एग्जांपल्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, KCl भी इसके अंदर एग्जांपल है, कोई भी लगा दो, जो ये सब्सटेंस होते हैं, इन सब्सटेंस में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे, ठीक है ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस, नाउ सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके अंदर डिसोल्यूशन प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? वो होती है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, बेटा समझते हो कौन सी प्रोसेस है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक बोले तो इसका मतलब सर डेल्टा एच जो इनके अंदर होगा, एंडो मीन्स हीट एब्जॉर्ब, तो सर जब हीट एब्जॉर्ब होगा डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब डेल्टा एच, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सर जो आपने डेल्टा एच लगाया इसका वैल्यू ज़्यादा होगा, 0 से 0, ठीक है ना, इसका मतलब इसका वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। सर आप समझा दीजिए ना। नो, हमने ऐड किया है सोल्यूट, अब मेरी बात ध्यान से समझ लो, हमने सोल्यूट ऐड किया है किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है जी, और इसने हमें बना दिया सोल्यूशन। नाउ लिसन केयरफुली, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जब ये प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है? जब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, यस सर, ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्योंकि इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है। एंडोथर्मिक मीन्स इसने हमें यहीं से हीट देनी पड़ती है, एंडो मीन्स हमें यहीं से हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। और ये काम किस पॉइंट पे करेगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? दैट्स कॉल्ड लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल। लीचेट लेयर प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है ना, वो हम 11th में पढ़ते लीचेट लेयर्स प्रिंसिपल, ठीक है। now लीचेट लेयर प्रिंसिपल क्या बोलता है? जब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे और इक्विलिब्रियम, लीचेट लेयर प्रिंसिपल उस तरफ शिफ्ट होता है जहां से वो कम होगा, ठीक है ना, वेरी गुड। अब कम का मतलब मैं कैसे, आप कैसे समझते हो कि अगर आप यहीं से इस साइड से, मतलब आप एंडोथर्मिक है, इसका मतलब इस साइड से डेल्टा एच है, हीट इस साइड से, मैंने हीट इस साइड लिखा, मतलब ये एंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर लीचर लेयर इस साइड बारी हो गया, बंदा बारी हो गया इसी साइड, तो वो बचाने किस साइड आ जाएगा? वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बचाने, क्योंकि सारी हीट इधर ही दे रहे हो, सोल्यूशन के अंदर तो मिल रही नहीं है। अब लीचर लेयर किसकी तरफ शिफ्ट होगा? सोल्यूशन की तरफ। और जब लीचर लेयर सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट होगा, दैट मीन्स मोर एंड मोर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट विल ऐड। जब ऐड होगा सोल्यूशन बनेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज रहेगी, ठीक है। दैट्स वाई इनके अंदर दो चीज़ें याद करना है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो होती है एंडोथर्मिक, एंड इन दिस केस ऑफ एंडोथर्मिक कि जो लीचर लेयर होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड मतलब सोल्यूशन बना देगा, जब सोल्यूशन बना देगा सॉल्युबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। आई होप बेसिक बेसिक चीज़ें समझ में आती होंगी आपको, ठीक है जी, शाबाश। उसके बाद बी बी पार्ट, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी इन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये दूसरा केस है। अब आप बताइए ना ठीक से, इसमें क्या, इसमें एग्जांपल्स है कैल्शियम सॉल्ट्स। अरे ये तो बहुत सिंपल है, आप बहुत अच्छे से समझाते हो। कैल्शियम सॉल्ट्स, ठीक है ना, सारे एग्जांपल्स ले लो, ठीक है ना। लिथियम क्लोराइड भी होगा इसके अंदर एग्जांपल। नाउ सी है, एग्जांपल्स याद ही कर ले, बस आपको ये चीज़ें बेसिक याद होना चाहिए, ठीक। अब आप सर इसमें जब सोल्यूट को आप ऐड करते हो किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर जी, सॉल्वेंट के अंदर। सर हम वी नो वहाँ पे सोल्यूशन फॉर्मेशन होती है, होते हैं कि नहीं सोल्यूशन फॉर्मेशन? जब आप सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हो वहाँ पे जो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है जी, बट सॉल्युबिलिटी इन सब्सटेंस में घटती है। क्यों घटेगी? सर वो तो पता है, उल्टा होगा, डेल्टा एच इनका फिर नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, यस एक्सोथर्मिक, बस एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का खेल है। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी? एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब उल्टा, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेल्टा एच नेगेटिव है, इसका वैल्यू कम आएगा 0 से ज़्यादा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एरो करके। इसका मतलब यहाँ से अगर हीट एक्सोथर्मिक मीन्स बाहर हीट जा रही है, तो सोल्यूशन के साइड से हीट बाहर निकल रही है, जा रही है ना हीट बाहर, तो लीचर लेयर कहाँ काम करेगा? तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं, हीट इधर साइड दबा, तो बेचारा भाग जाएगा ना, इसको बचाते बचाते, लेकिन इसको पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में ये फिर से सोल्यूट और सॉल्वेंट में अलग हो रहा है, और जब अलग अलग होगा फिर से सोल्यूट और सॉल्वेंट में कंपोनेंट्स, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घट रही है। तो इसके केस में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? घट रही है। तो दैट्स वाई सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। गॉट इट नाउ? नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक और सी पार्ट, यहाँ पे क्या होता है? solubility solubility shows irregular behavior, shows irregular behavior।
सॉल्युबिलिटी क्या दिखा देता है? इरेगुलर बिहेवियर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, कुछ केसेस में ना सॉल्युबिलिटी सीधे इंक्रीज होगी, ना सॉल्युबिलिटी सीधे डिक्रीज होगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, दैट मीन्स इरेगुलर बिहेवियर। कुछ एग्जांपल्स, आपका एक एग्जांपल है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, ये एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, इसमें आप किसी टेम्परेचर पे इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे आता है। ठीक है, मान लीजिए इसका ग्राफ पहले पहले अब फॉर एग्जाम्पल इसकी सॉल्युबिलिटी किसी पॉइंट पे इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब इस ग्राफ में क्या होता है, ये कंटिन्यूस ग्राफ नहीं है। ठीक है ना, इसमें ब्रेक्स आते हैं, तो इसके अंदर ब्रेक्स आते हैं। ठीक है ना, और जिस सॉल्युबिलिटी कर्व में ब्रेक्स आएंगे उस सॉल्युबिलिटी कर्व को हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर, that is known as transition temperature. So what is transition temperature? The solubility curve corresponds to breaks, जिसके अंदर क्या आएंगे, ब्रेक्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको पहले ही समझ में आया होगा। तो टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमने देखा सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। तो सारा केस किस पे डिपेंड करता है? सारा केस आपका डिपेंड करता है किसी चीज़ पे, वेरी गुड, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर किसी का एंडोथर्मिक होगा, याद रखना है एंडोथर्मिक में हमेशा सॉल्युबिलिटी, एंडोथर्मिक मीन्स यहीं से आपको हीट देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक केस में सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। उसके बाद इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकल रही है इस साइड से, तो इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस तो वो बैकवर्ड लीचर लेयर जाएगा, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक केस में हमेशा की तरह सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो ये बात याद रखना, एंडो और एक्सो में क्या होता है। और ये एक केस मैंने स्पेशल समझा दिया जिसमें इरेगुलर बिहेवियर शो करता है, और सॉल्युबिलिटी कर्व में जब इरेगुलर बिहेवियर आएगा उस चीज़ को हम ट्रांजिशन टेम्परेचर। आई होप जो बेसिक था तो आपका अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है ना, और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों तक शेयर करें और साथ साथ खुद भी देखें। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूँ, और आई एम ऑलवेज, ये जो नोट्स हैं तो वो मैं पिन करता हूँ, बस साथ साथ नोट्स बनाए, इस साल इंशाल्लाह टॉप करेंगे हम। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़।